हेलो एंड वेलकम टू एकदम ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें टोटल 15 टाइप कवर करने हैं, जिसमें से पहले 7 टाइप हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं और बाकी के 8 टाइप आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पार्ट 1 में हमने 7 टाइप डिस्कस किए थे वो थे: फर्स्ट, फिगर एनालॉजीज; सेकेंड, फिगर मैट्रिक्स; थर्ड, चूजिंग ए सिमिलर फिगर; फोर्थ, चूजिंग द ओड फिगर; फिफ्थ, सीरीज; सिक्स्थ, क्लासिफिकेशन; एंड सेवंथ, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। तो ये 7 पार्ट जो है हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th, फाइंड पार्ट ऑफ इनकम्प्लीट फिगर; 9th, स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर; 10th, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज; 11th, पेपर कटिंग; 12th, विजुअलाइजिंग ए पैटर्न और पेपर फोल्डिंग; 13th, पुटिंग पीसेस टुगेदर; 14th, प्रॉब्लम्स ऑन डाइस एंड 15th, प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब। तो 8th टाइप से लेकर के 15th टाइप तक जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो 8th टाइप है हमारा फाइंड पार्ट ऑफ इनकम्प्लीट फिगर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर फिगर कुछ पार्ट्स में, नॉर्मली 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके दिया जाता है, जिसमें से एक पार्ट्स मिसिंग होता है। तो जो पार्ट मिसिंग है आपको वही बताना होता है उस फिगर को देख करके। क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज मिसिंग। फाइंड आउट द मिसिंग पार्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स ए, बी, सी एंड डी। मतलब आपको एक पर्टिकुलर फिगर दिया हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा है और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें से 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं और 4th पार्ट आपको बताना है उन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसमें सही होगा। अगर हम फिगर को देखें तो फिगर जो है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है बाहर और सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए, मैं स्केल से बना रहा हूँ लेकिन वैसे आप नॉर्मली भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जितनी भी लाइंस खींची हुई है ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है या 45 डिग्री एंगल पे बनाई हुई है। जैसे कि मैं इससे दिखा भी रहा हूँ आपको, 45 डिग्री एंगल इसके अंदर आ रहा है। तो ये लाइन यहाँ पे 45 डिग्री से बनी हुई है। उसी तरीके से राइट साइड में भी जो है ये सारी की सारी लाइंस जो है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, जो इस पार्ट्स के अंदर है। अब अगर नीचे आते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर भी ये 4 पार्ट्स में इसी तरीके से 4 लाइंस बनी हुई है 45 डिग्री पे। तो सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसमें भी इस डायरेक्शन में यही तो होगा 45 डिग्री पे। बाकी की चारों लाइंस इसी तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन जो है हम इस तरीके से इसके अंदर ज्वाइन कर रहे हैं और यही तो हमें बताना था, इसी पार्ट को तो हमें कंप्लीट करना था। तो मैं इसको शेड करके दिखाता हूँ, तो जो आपका शेडेड पार्ट आया वही आपको बताना था, वही मिसिंग था, वही इनकम्प्लीट था इस फिगर का पार्ट, वही हमने कंप्लीट कर दिया। सो इसके अंदर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ऑप्शन सी के अंदर ही जो है हमने ये जो बनाया है फिगर, जो मिसिंग पार्ट है वो हमारा सही आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन सेम ही है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कराया है फिगर को, एक पार्ट मिसिंग है, मिसिंग पार्ट ही आपको बताना है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर बाहर आपको एक स्क्वायर बना के दिया हुआ है और अगर हम इंटरनली देखें तो कॉर्नर्स पे भी इसके स्क्वायर बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे लेफ्ट साइड में, ऊपर वाली साइड लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर बनाया हुआ है और बीच से एक लाइन जा रही है, डायगोनल बोल सकते हैं, डायगोनल जा रहा है। उसी तरीके से देखें तो राइट साइड में भी एक ऐसे स्क्वायर बनाया हुआ है और बीच में से एक लाइन जा रही है, जैसे कि दिख भी रहा है इसमें। इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो नीचे वाली साइड में लेफ्ट में ये भी फिगर ऐसे ही बनेगा, स्क्वायर बनना चाहिए, तो हम एक लाइन नीचे खींच देंगे और बीच से तो लाइन इसके अंदर जा ही रही है। राइट साइड में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, इसमें ये लाइन तो बनाई हुई है, स्क्वायर बनाने के लिए हम ये लाइन नीचे खींच देंगे और बीच से ये डायगोनल तो जा ही रही है इसके अंदर। तो ये हमने एक छोटा सा पोर्शन उस फिगर का कंप्लीट कर लिया। अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं। ऊपर आते हैं तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर इनर मोस्ट में भी एक स्क्वायर बनाया हुआ है। स्क्वायर के लिए हम नीचे वाली लाइन ऐसे ज्वाइन कर देंगे, बीच से भी जो उसका सेंटर है उससे भी एक छोटी सी लाइन गुजर रही है, तो वो भी हम इसके अंदर बना देंगे। फिर उससे नीचे भी एक स्क्वायर बनाया हुआ है, सेकंड स्क्वायर है, उसे कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे एक लाइन बना देंगे, तभी तो वो जाके कंप्लीट होगा। तो कुल मिला के इसमें 3 स्क्वायर दिए हुए थे, हमने इस तरीके से उनको कंप्लीट कर दिया। आउटर मोस्ट था वो तो कंप्लीटली ऐसे ही दिया हुआ था, उसमें कॉर्नर्स का काम था। फिर जो अंदर के फिगर्स थे उनको हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। मैं शेड करके दिखा देता हूँ इसको, तो जो हमने शेड किया वो हमारा आंसर होगा। अब आप डायरेक्टली देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका ऑप्शन सही बैठ रहा होगा वही आपका आंसर है। तो अगर हम ऑप्शन बी के अंदर देखें, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ऐसे एक लाइन खींची हुई है, फिर सीधी लाइन खींची हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे 2 वर्टिकल लाइन खींची हुई है। बिल्कुल जिस तरीके से हमने बनाया है ऐसा ही पैटर्न आ रहा है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से करना होता है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 3, इंस्ट्रक्शन सेम ही है, सिर्फ फिगर पे ध्यान देते हैं। फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर इसके अंदर बाहर एक
स्क्वायर बनाया हुआ है और स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है और सर्कल को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। लेकिन इसके अंदर शेप कैसी बनाई हुई है, इस तरीके से बनाई हुई है कि एक तरीके से बोल सकते हैं सेमी सर्कल बन रहा है लेफ्ट साइड में और उसी तरीके से राइट साइड में भी ऐसे ही बन रहा है। सेम शेप राइट साइड में भी है, सेमी सर्कल बोलना चाहे और कोई शेप बोल सकते हो तो वो शेप इसके अंदर बन रही है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में देखा जाए तो इसके अंदर भी ऊपर ऐसे ये पूरा का पूरा इस तरीके से बन रहा है और बीच में एक लाइन डिवाइडेड है, मतलब 2 पार्ट्स में इसको ऐसे डिवाइड कर रहा है। सेमी सर्कल बोलना चाहे वो बोल सकते हैं या जो भी आप इसको फिगर बोल रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट उसके नीचे। ऐसे ही अगर हम राइट साइड में देखें तो राइट साइड में भी ऐसे ही फिगर बन रहा है, सेमी सर्कल बोल लीजिए इसको। राइट साइड में जो ये फिगर बन रहा है बिल्कुल इसका फ्लिप बोल सकते हैं, फ्लिप करके इसकी डायरेक्शन जो है हम अगर नीचे से बनाएंगे तो वो फिगर हमें मिल जाएगा। जैसे कि हम ऊपर से देखा है, हमने लेफ्ट से देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे तो इसके अंदर हम ये नीचे से लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसी तरीके से अगर नीचे आए तो इसके अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। इसके अंदर भी लेफ्ट में ये ऐसे करके बनाई हुई है लाइन, तो राइट में भी बिल्कुल इसी टाइप की शेप होगी, या फ्लिप कर रहे हैं हम उसको, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको शेड करके दिखा देता हूँ। तो ये जो शेडेड पोर्शन आया यही हमारा आंसर है। आप ऑप्शन में से देख सकते हैं, जो सही बैठ रहा होगा वही हमारा आंसर है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी के अंदर ऐसे बाहर एक स्क्वायर बनाया हुआ है और अंदर जो है इसी टाइप से इसी शेप से जो है वो लाइनिंग करी हुई है। सो हमारा इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फाइंड पार्ट ऑफ इनकम्प्लीट फिगर में। इसमें आपको एक पर्टिकुलर फिगर 4 पार्ट में डिवाइड करके दे दिया, उसमें से 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं, 1 पार्ट मिसिंग है, वही आपको बताना है कि क्या मिसिंग होगा। तो सिर्फ आपको शेप पे ध्यान देना होता है, किस तरीके से शेप बन रही है, और जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा उस तरीके से आपको सोल्व करना होता है। सो 8th टाइप यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब हम 9th टाइप की तरफ बढ़ते हैं और 9th टाइप है हमारा स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर। नाम से ही पता लग रहा है कि एम्बेडेड फिगर, छिपा हुआ फिगर जो है वो हमें निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक फिगर दिया जाता है, अब आपको जो फिगर दिया गया है 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि वो फिगर किसके अंदर एम्बेडेड है, किसके अंदर छिपा हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल्स द एम्बेडेड फिगर ऑफ द गिवन फिगर। मतलब जो आपको ये शुरुआत में लेफ्ट साइड में फिगर दिया हुआ है, ये किस इन 4 ऑप्शन में से किस फिगर में एम्बेडेड है, छिपा हुआ है। सो जो भी अब सिर्फ जो आपको फिगर दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ऐसे बनाई हुई है और फिर राइट साइड में ऐसे लाइन खींची हुई है और उसके मिडिल साइड में लेफ्ट में इस तरीके से ये लाइन खींची हुई है। अगर हम इसमें तो डायरेक्टली हमें ऑप्शन से ही देखना होता है, क्योंकि ऑप्शन से ही हमें पता लगेगा कि ये उसके अंदर एम्बेडेड है या नहीं। तो सारे ऑप्शन आपको 1 बाय 1 चेक करने पड़ेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें, ए ऑप्शन में देखें, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। नीचे आते हैं तो नीचे भी इसी साइड इसी तरीके से राइट में ऐसे लाइन खींची हुई है, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें बीच में यानी मिडिल में लाइन होनी चाहिए थी, वो इसके अंदर नहीं दी हुई है, ऊपर लाइन दी हुई है। तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा, ऐसे ही चेक करेंगे। फिर ऑप्शन बी में भी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे खींची हुई है, मिडिल में भी बिल्कुल उसी तरीके से लाइन खींची हुई है जैसे हमें दिखाया हुआ है फिगर जो दिया हुआ है, और अगर नीचे देखें तो राइट में इसी तरीके से लाइन खींची हुई है। यही तो देखना था हमें मिल गया अपना आंसर। ऑप्शन बी है हमारा आंसर। लेकिन फिर भी अगर आपको और वेरिफिकेशन के लिए देखना है तो आप बाकी के ऑप्शन भी देख सकते हैं। वैसे हम अपना आंसर मिल गया है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, नीचे भी राइट साइड में उसी तरीके से लाइन खींची हुई है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में लाइन खींची हुई है वो मिडिल से नहीं खींची हुई है, वो थोड़ा ऊपर से खींची हुई है। तो ये भी इसके अंदर हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखें तो स्ट्रेट लाइन ऐसे खींची हुई है वर्टिकली, उसके राइट साइड में भी लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन जो लाइन है वो बीच में होनी चाहिए थी, वो ऊपर से जा रही है। तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। हालांकि हमें पहले ही पता लग गया था, फिर भी वेरिफिकेशन के लिए हमने एक और बार चेक कर लिया। सो इसके अंदर हमारा डायरेक्टली दिख गया, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही होता है, एक फिगर दिया हुआ है, उन 4 फिगर में से आपको कौन सा फिगर उसके अंदर एम्बेडेड है, छिपा हुआ है, वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 9th क्वेश्चन नंबर 2। इंस्ट्रक्शन सेम ही है और फिगर पे ध्यान देते हैं डायरेक्टली। फिगर इसके अंदर दिया हुआ है, जैसे आप इसके अंदर फिगर देखें तो एक वर्टिकल लाइन बनाई हुई है, फिर उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, ऊपर से राइट साइड में एक लाइन खींची हुई है और नीचे लेफ्ट साइड में एक नीचे को ये लाइन खींची हुई है। थोड़ी लंबी लाइन है और राइट साइड में जो है वो थोड़ी छोटी लाइन है, और इन दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगाया हुआ है। तो ये फिगर जो है आपका इसके अंदर बन रहा है। अब ये देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से ये फिगर किसके अंदर एम्बेडेड है, छिपा हुआ है। ऑप्शन वाइज ही देखना है इसके अंदर, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। सिर्फ ऑप्शंस में रख के देखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमें ऐसे ही पता लग जाएगा। अगर हम इसके अंदर देखें ऑप्शन ए में, तो ऐसे वर्टिकल लाइन खींची हुई है, ठीक है। अब ऊपर भी तो ऐसे लाइन होनी चाहिए थी राइट साइड में, जो कि इसके अंदर नहीं दी हुई है। तो यहीं से ही हमें पता लग गया कि क्योंकि एक छोटा सा पार्ट भी अगर उसके अंदर मिसिंग है तो वो फिगर तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन ए डायरेक्टली हमें पता लग गया, ये तो ऑप्शन ए करेक्ट हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी में आपको ऐसे वर्टिकली एक लाइन खींची हुई है स्ट्रेट,
फिर राइट साइड में ऊपर करके ऐसे लाइन खींची हुई है, लेकिन नीचे जो लाइन खींची हुई है वो सिर्फ राइट साइड में है, जबकि वो लेफ्ट में भी थोड़ा सा उसका पोर्शन दिख रहा है आपको। अगर आप देखें फिगर के अंदर तो वो ऐसी होनी चाहिए थी। तो हमारा ऑप्शन बी भी इसके अंदर नहीं होगा। सो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी के अंदर देखते हैं कि क्या फिगर एम्बेडेड है या नहीं। तो इसमें भी ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ये हमने खींच दी वर्टिकली ऐसे स्ट्रेट लाइन। उसके बाद देखें राइट साइड में इस टाइप से ये लाइन होनी चाहिए थी, जो कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टली तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दी हुई है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, सी भी हमारा नहीं होगा इसके अंदर। ऑप्शन डी में देखते हैं। ऑप्शन डी में भी वर्टिकली ऐसे लाइन दी हुई है, फिर राइट साइड में हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइन खींची गई है, फिर अगर हम नीचे आएँ तो ऐसे लाइन इलोंगेटेड बड़ी लाइन दी हुई है, फिर राइट साइड में एक छोटी लाइन दी हुई है और उनके बीच में एक प्लस साइन लगाया हुआ है। और यही तो फिगर है हमारा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यही फिगर एम्बेडेड है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस टाइप से देखना होता है, ऑब्जर्वेशन ही है सब कुछ इसके अंदर। आपको ध्यान से फिगर को देखना होता है और बताना होता है कि वो उसके अंदर छिपा हुआ है फिगर या नहीं, एम्बेडेड है या नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 3। इंस्ट्रक्शन सेम ही है, डायरेक्ट फिगर को ही देखते हैं। फिगर में क्या दिया हुआ है, आपको बाहर एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ध्यान से देखा जाए तो ट्रायंगल उस सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। उसके जो तीनों वर्टेक्स है, तीनों कोने हैं, वो सारे के सारे तीनों के तीनों कोने जो है वो उसकी सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। अब यही ऑप्शन में हम रख के देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अंदर हमारा सही रहेगा, कि जो इसके अंदर एम्बेडेड है, किस में एम्बेडेड है वो देखते हैं। ऑप्शन ए में अगर देखें तो ऑप्शन ए में बाहर एक सर्कल बनाया हुआ है, ये देखें तो सर्कल बनाया हुआ है। इसके अंदर देखें तो सिर्फ 2 लाइन खींची हुई है, नीचे की लाइन तो है नहीं, ट्रायंगल तो कंप्लीट करा ही नहीं हुआ है सर्कल के अंदर। तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में देखें तो बाहर एक सर्कल बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो ये ट्रायंगल बनाया हुआ है ये रिवर्स डायरेक्शन में है, उल्टी डायरेक्शन में दिया हुआ है। जैसे उसमें डायरेक्शन में दिया हुआ था ऐसे नहीं दिया हुआ है। हालांकि इसके अंदर भी तीनों एजेस टच कर रहे हैं, लेकिन उल्टा दिया हुआ है फिगर। तो ये भी इसके अंदर हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो बाहर एक सर्कल बनाया हुआ है, दूसरा इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, लेकिन ट्रायंगल की सिर्फ 2 एजेस टच कर रही हैं, ये तीसरी एज उसको टच नहीं कर रही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन इसके अंदर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में बाहर ये एक हमारा इसके अंदर सर्कल बनाया हुआ है, उसके बाद अंदर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और इसके अंदर जो ट्रायंगल बनाया हुआ है उसी ओरिएंटेशन में बनाया हुआ है। दूसरी चीज़, उसके ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स है, तीनों कोने हैं, वो सरकमफ्रेंस जो है सर्कल की इसको टच कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है यही फिगर एम्बेडेड है इसके अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ये हमारी 9th टाइप कंप्लीट होगी। अब हम 10th टाइप की तरफ बढ़ते हैं और 10th टाइप है हमारा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई लेटर दिया हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट दिया हो सकता है, या कोई छोटा सा फिगर भी दिया हो सकता है, उसकी आपको मिरर इमेज या वाटर इमेज बतानी होती है। तो सबसे पहले इन्हीं का कंसेप्ट समझते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज। हम किसी भी बॉडी के 4 पार्ट्स बना लेते हैं, कोई भी लेटर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई फिगर भी हो सकता है। ये देखो इसके अंदर हमने 4 डायरेक्शन बना ली। ये डायरेक्शन वही दिखा रही है, बॉडी के 4 डायरेक्शन दिखा रही है। ये लेफ्ट पार्ट है बॉडी का, या कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर कुछ भी हो सकता है। ये राइट पार्ट है, ऊपर वाला इसको नाम दे रहे हैं अपर पार्ट यू, और नीचे वाला जो है उसको हम बॉटम पार्ट दे रहे हैं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप मिरर इमेज निकाल रहे हो तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना ऐसे, और जब भी वाटर इमेज निकाल रहे हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। याद रखना भी आसान है। नॉर्मली जैसे आप अपने आप को शीशे के अंदर देखते हो, मिरर के अंदर देखते हो, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है। और अगर आप पानी के अंदर अपनी इमेज देखना चाहोगे तो पानी नॉर्मली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही होता है, हॉरिजॉन्टली ही होता है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर काम आएंगी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहले मिरर इमेज के लिए ऐसे हम मिरर ये लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हम ये मिरर इमेज दिखा रहे हैं, और ये नीचे जो है हम इसके अंदर वाटर इमेज दिखाएंगे। सो हमने ये रखा मिरर, ऊपरली साइड हमने रख दिया ये मिरर, और नीचे साइड है हमारा वाटर की इमेज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मिरर में देखते हैं। मिरर, ये चारों डायरेक्शन हमने बना ली। मिरर इमेज में हमेशा ध्यान रखना अपर साइड और बॉटम साइड बिल्कुल सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता मिरर में उनके अंदर, जबकि लेफ्ट साइड और राइट साइड चेंज होती है। ये हमारी लेफ्ट साइड बन जाएगी यहाँ पे राइट, और हमारी राइट साइड बन जाएगी लेफ्ट। तो ये जो है राइट जो बन गई है वो पहले लेफ्ट थी, और जो लेफ्ट बन गई है वो पहले राइट थी। तो लेफ्ट बन गई है राइट, राइट बन गई है लेफ्ट। कुल मिला के लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाते हैं। अपर और बॉटम साइड बिल्कुल सेम रहती है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सेम कंसेप्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं वाटर इमेज के अंदर। तो वाटर इमेज के अंदर भी मैं चारों डायरेक्शन बना लेता हूँ। वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट सेम रहते हैं, अपर बॉटम इन्वर्ट हो जाते हैं। अपर बॉटम जो है आपके उल्टे हो जाते हैं। मतलब ये लेफ्ट था,
तो यही लेफ्ट रहेगा, यहाँ पे राइट था तो राइट ही रहेगा, जो ऊपर अपर था वो बॉटम आ जाएगा और जो नीचे बॉटम था वो अपर हो जाएगा। मतलब अपर वाली साइड बॉटम बन गई है, बॉटम वाली साइड अपर बन गई है। सो सिंपल सा कंसेप्ट ये है, जब भी मिरर इमेज बना रहे हो लेफ्ट साइड और राइट साइड इंटरचेंज हो जाएंगी, और जब भी वाटर इमेज बना रहे हो तो अपर साइड और बॉटम साइड रिवर्स हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं, बाकी उससे समझ में आ जाएगा। दोनों का एक एक क्वेश्चन देखते हैं। 10th टाइप मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड। मिरर इमेज हमें इसके अंदर निकालनी है और हमें एक वर्ड दिया हुआ है REASONING, रीजनिंग वर्ड दिया हुआ है। जब भी मिरर इमेज हो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे लाइन खींचेंगे, ये हमने मिरर बना दिया इसके अंदर। अब सबसे पहली चीज क्या बताई थी, इसके अंदर अपर साइड और बॉटम साइड बिल्कुल सेम रहती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड ही इंटरचेंज होती है। तो लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होंगी, तो जो जी बाद में लिखा हुआ है वो पहले आ जाएगा और उसको भी फर्दर हमें इन्वर्ट करना है, लेफ्ट साइड उसकी राइट बनानी है, राइट साइड उसकी लेफ्ट बनानी है। तो सबसे पहले जी आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो राइट में है तो वो लेफ्ट में चला जाएगा, तो जी आएगा इसका लेफ्ट में, और फिर फर्दर उसको भी फ्लिप करना है हमें, मतलब लेफ्ट का राइट बनाना है, राइट का लेफ्ट बनाना है, जी लेटर को भी। तो जी लेटर को ऐसे बनाएंगे हम, इस तरीके से बनाएंगे, लेफ्ट और राइट चेंज कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ये बनाना आपको। और अगर अगला वर्ड देखें इसके अंदर वो है एन, तो इसके अंदर भी राइट साइड जो है वो लेफ्ट बन जाएगी और लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड बन जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो है ये फिगर बन जाएगा। आई जो है वो तो बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, उसे तो आप मिरर के अंदर कैसे भी देखें वो तो एग्जैक्टली ऐसी ही दिखेगी जैसी है। फिर से दोबारा एन आ गया है, एन की मिरर इमेज ऐसे ही बनेगी जैसे अभी बनाई थी हमने, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा एन बन गया। ओ आया है, ओ की तो सेम ही इमेज बनेगी, लेफ्ट राइट उसकी तो चारों साइड एक जैसी ही है। और फिर उसके बाद आता है एस, एस में भी यही करेंगे, लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज करना है, तो एस का जो है हमारा ये मिरर इमेज इस तरीके से बन जाएगी। हम लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ए, ए की भी डायरेक्शन बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी जैसे है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल इसकी सेम है। ई का देखें तो ई की लेफ्ट साइड जो बाद के पोजीशन है उसको लेफ्ट को राइट बनाएंगे, तो राइट में जो है हम इस तरीके से इसको बना देंगे, तो ये हमारा ई आ गया। और लास्ट वाला बचता है हमारा आर, आर में भी इसी तरीके से करेंगे, राइट को लेफ्ट बना देंगे, लेफ्ट को राइट बना देंगे, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका आर ये बन जाएगा। तो बस आपकी मिरर इमेज आ गई। अब आप ऑप्शन में से मैच करके देख सकते हैं कौन सा आपका आंसर सही बैठ रहा है। तो इसके अंदर हमें डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज यही है, मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होते हैं और वाटर इमेज में अपर और बॉटम इंटरचेंज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो टाइप 10th मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वाटर इमेज ऑफ द वर्ड। तो जो ये वर्ड दिया हुआ है इसकी वाटर इमेज हमें बतानी है। तो वर्ड दिया हुआ है हमें रिक्रूट, RECRUIT। हमेशा ध्यान रखना जब भी वाटर इमेज बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वाटर इमेज में क्या बताया था ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें लेफ्ट राइट सेम रहती है, अपर और बॉटम चेंज होती है, अपर और बॉटम को इंटरचेंज करना है। तो अपर और बॉटम को आर का अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो अपर साइड में उसके आर इस तरीके से बनता है, तो वो उल्टा करेंगे तो वो ऊपर वाला जो क्लोज्ड फिगर है वो नीचे आ जाएगा और लाइन ऐसे आ जाएगी इसके अंदर। अगर हम ई वर्ड को देखें तो ये तो ऊपर से भी ऐसा ही है, नीचे से भी ऐसा ही है, तो ई तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। सी देखें तो ऊपर से भी ऐसा ही है, नीचे से भी ऐसा ही है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। अब आर देखते हैं, आर तो अभी बनाया था, ऐसे ही फ्लिप कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे इस तरीके से, तो ये आर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब यू में भी ऐसे ही करेंगे, यू में भी अपर और बॉटम को इंटरचेंज करना है, तो नीचे जो है क्लोज्ड है उसके और ऊपर खुला हुआ है वो पोजीशन, जैसा वो लेटर दिख रहा है तो वो इस तरीके से हो जाएगा। और आई तो ऐसा ही रहता है, आई तो ऊपर से भी ऐसा ही है, नीचे से भी ऐसा ही है। टी में जो है ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो वो नीचे आ जाएंगी और वर्टिकल लाइन ऊपर चल जाएगी। तो इस तरीके से हमारी वाटर इमेज बन गया। ऑप्शन में से मैच करके देख सकते हैं हम कौन सा सही बैठ रहा है। सो ऑप्शन बी सही बैठ रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि मिरर इमेज में हमेशा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना और लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज करना, वाटर इमेज में हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना और अपर और बॉटम को इंटरचेंज करना है। बस इतना आपको करना होता है। अब इसके अंदर आपको चाहे कोई वर्ड दिया जाए, चाहे कोई नंबर दिया जाए, कोई फिगर दिया जाए, तो आप आसानी से उस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो ये 10th टाइप भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम 11th टाइप की तरफ बढ़ते हैं। 11th टाइप है हमारा पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर बोला जाएगा कि आपको एक शीट ऑफ पेपर दी हुई है
उस शीट ऑफ पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, उसको कट किया, और कट करने के बाद जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे तो बताओ कैसा फिगर बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले नहीं करे हुए हैं तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले बिल्कुल उसी तरीके से आप शीट ऑफ पेपर लें और उसको जिस तरीके से बोला हुआ है कि फोल्ड करना है, कट करना है और फिर अनफोल्ड करना है, उसी तरीके से करके देखें तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे आप बिना पेपर कट करे भी उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको पेपर तो काट के नहीं देखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, आपकी मदद के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इसके अंदर वीडियो साइड में एक चला दूंगा, उसके अंदर जिस तरीके से बोला हुआ है मैं पेपर को ऐसे ही कट करके दिखाऊंगा आपको। सो सबसे पहले देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 11th टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन figure 1 and 2 are showing a sequence of folding of a piece of paper and figure 3 shows the manner in which the folded paper has been cut. Choose a figure from answer figures which would most closely resemble the unfolded from figure 3. ये लेफ्ट साइड में आपको दी हुई है प्रॉब्लम फिगर्स और राइट साइड में जो है आपको आंसर फिगर्स दी हुई है। सो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं साइड में उसको चला देता हूँ और जिस तरीके से आपको फोल्ड करना है फिर कट करना है तो मैं आपको पेपर से दिखाऊंगा, उससे थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको ये विजुअलाइज करने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बोल दूंगा तो वो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर सबसे पहला फिगर क्या दिया हुआ है, एक पीस ऑफ पेपर दिया हुआ है जो कि स्क्वायर शेप में है और उसको बोला हुआ है कि इस डायरेक्शन के थ्रू जैसे ही दिखाया हुआ है उस तरीके से फोल्ड करना है। तो मैं इसके अंदर वीडियो चला रहा हूँ, इसके अंदर सबसे पहले हमने शीट ऑफ पेपर ली, उसमें बोला है इस डायगोनल के थ्रू, तो मैं एक डायगोनल बना लेता हूँ, इस डायरेक्शन में उसको मोड़ना है, फोल्ड करना है, तो ये हमने उसको फोल्ड कर दिया, इस टाइप से बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप बन गया है। उसके बाद बोला हुआ है कि इस तरीके से ये डॉटेड लाइन ये दिखा रही है कि इस लाइन के थ्रू आपको उसको फोल्ड करना है और डायरेक्शन भी बताई हुई है, मैं एरो भी मार्क कर देता हूँ इसके अंदर, तो ये डायरेक्शन भी दिखाई हुई है, इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है तो फोल्ड कर देते हैं। फिर अगले फिगर में बताया हुआ है कि इस तरीके से सर्कल बना के यहाँ पे इसको कट लगाना है, इसके अंदर काटना है इसको, तो मैं सीजर से इस पर कट लगा देता हूँ, तो ये दोनों जगह हम इसको कट लगा देते हैं। अब हम इसको अनफोल्ड करके देखते हैं, तो ये देखिए अनफोल्ड करके ये कुछ इस तरीके से फिगर आपको दिखता है। सो अब तो डायरेक्टली देख के ही पता लग जाएगा, हमें ऑप्शन में देखेंगे हमें डायरेक्टली दिख रहा है किस तरीके से आ रहा है हमारा आंसर, ऑप्शन डी आ रहा है इसके अंदर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन में दिया क्या था सबसे पहले ये बता देता हूँ, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको फर्स्ट और सेकंड फिगर में ये बोला है कि इस तरीके से फोल्ड करना है, तो फर्स्ट में और सेकंड में किस तरीके से फोल्ड करना है वो बताया हुआ है। थर्ड फिगर में ये बताया हुआ है कि किस तरीके से उसको कट करना है। अब कट करने के बाद उसको अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड करने के बाद जो पीस ऑफ पेपर था जो हमने शुरुआत में लिया था वो कैसा दिखेगा वो हमने इसमें दिखाया है। तो ये मैंने आपको एक वीडियो के ज़रिए से दिखा दिया, वो मैंने अलग से रिकॉर्ड कर ली थी वीडियो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप भी शुरू में अगर पहली टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी तरीके से करके देखना, विजुअलाइजेशन में आसानी होगी, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना आप पेपर कटिंग करे भी वो उसको आप विजुअलाइज कर पाएंगे और एग्जाम में आपको बिना पेपर कटिंग के ही विजुअलाइज करना है। तो ये आपकी 11th टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, उसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा आपकी मदद के लिए पिक्चर्स साइड में लगा दूंगा किस तरीके से क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। सो 11th टाइप क्वेश्चन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन सेम ही दिया हुआ है इसमें, तो फिगर देखना है, 3 फिगर दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड फिगर ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको उसको फोल्ड करना है और थर्ड फिगर में ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको उसको कट करना है। तो अगर मैं आपके साइड में पिक्चर्स भी लगाता रहूँगा इसके अंदर ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमने पीस ऑफ पेपर लिया, ये रहा, इस एक्सिस के इस डायगोनल के थ्रू उसको फोल्ड करना है, तो फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप बन जाएगा कुछ। फिर इसमें बोला हुआ है कि इस तरीके से ये हमें एक लाइन खींचनी है और बीच में से इसको ऐसे फोल्ड करना है दोबारा, तो इसको हम फोल्ड कर देते हैं तो ये इस टाइप से दिखेगा, ऐसा ट्रायंगल बन गया है। फिर बोला हुआ है यहाँ पे 2 शेप बनाने हैं, एक ये रेक्टेंगुलर शेप बनानी है और ऊपर जो है एक सर्कुलर शेप बनानी है और फिर इन पे कट लगाना है। तो मैं इनको दोनों को काट देते हैं, काटने के बाद ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा और इसे दिखने के बाद फिर इसको अनफोल्ड करते हैं, तो अनफोल्ड करने के बाद आपको ये फिगर कुछ इस टाइप से दिखेगा जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ पेपर कट करके दिखा दिया, आप भी अगर खुद शुरुआत में ट्राई कर रहे हैं तो इसी तरीके से देखना। तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है इसके अंदर हमारा ऑप्शन बी सही आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पेपर कटिंग और इससे आगे भी 1-2 टाइप ऐसे ही हैं जिसमें आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप अगर पेपर का इस्तेमाल करेंगे शुरू में, अगर आपने पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे हैं तो थोड़ी आपको आसानी मिलेगी। तो हमारा 11th टाइप पेपर कटिंग यहाँ पे खत्म होता है। अब हम 12th टाइप की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 12th टाइप है विजुअलाइजिंग ए पैटर्न और पेपर फोल्डिंग। इसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, पेपर को फोल्ड करना होता है। अगर आपको शुरुआत में समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला हुआ है ऐसे ऐसे पेपर को फोल्ड करो और फिर अनफोल्ड करो
करो और फिर आंसर दो। इसके अंदर भी ऐसे ही कर लेना, इसमें मैं आपको ऐसे अलग से करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ समझा दूंगा किस तरीके से आपको इसके अंदर करना है। सो टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए प्रॉब्लम फिगर इज गिवन विद डॉटेड लाइंस शोइंग ए शीट ऑफ पेपर एंड द सॉलिड लाइंस शोइंग द सेम शीट ऑफ पेपर व्हेन फोल्डेड। The folded sheet is opened again. Which one of the alternatives A, B, C and D shows how the opened sheet will look? तो मतलब आपको ये बोला हुआ है कि इस तरीके से ये कुल मिला के हमने फोल्ड करके इसको ऐसा कर दिया है, जैसा आपको ये दिख रहा है, ये पूरी एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर थी, फोल्ड करने के बाद ये आपको ऐसे दिख रहा है। अगर इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो ये फिगर आपको किस तरीके से दिखेगा। तो अगर शुरू में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेथड बेस्ट वही है, आप एक स्क्वायर शीट ले छोटी सी और उसको उसी तरीके से फोल्ड कर दे जैसे दिया है, फिर अनफोल्ड करके देखें, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो ऐसे ही इसका ट्रायंगल ऊपर बन जाएगा, मतलब इस टाइप की शेप बन जाएगी, जैसा आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, इस टाइप की शेप बन जाएगी। उसके बाद जब इसको अनफोल्ड करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी, ऐसे ही लाइन भी आ जाएगी बीच में, जैसे इसमें दी हुई है लाइन। फिर अब इस पूरे को अनफोल्ड करेंगे ऊपरली साइड, तो ये सारा का सारा अनफोल्ड हो जाएगा। तो ऊपर की साइड करेंगे और जिस तरीके से इसमें लाइन है, बिल्कुल फ्लिप ही तो कर रहे हैं, बिल्कुल जस्ट जैसा नीचे था ऐसा ही आइडेंटिकल ऊपर बन जाएगा। तो बिल्कुल जैसा नीचे था ऐसा ही हम ऊपर बना देंगे। अब डायरेक्टली हमें दिख रहा है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायरेक्टली दिख रहा है। सो इस टाइप से आपको करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 2। इंस्ट्रक्शन सेम ही है, शुरुआत में आपको प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है और उन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अगर इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा आपको ये। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाया हुआ था और उसे फोल्ड करके एक छोटा ट्रायंगल बना दिया गया है। तो अगर हम देखें ये जो ऊपर साइड ट्रायंगल बनाया हुआ है, अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो जस्ट ये फ्लिप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल कुछ इस साइड बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। राइट साइड में खोलेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा और फिर लेफ्ट साइड में खोलेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा। बस ऐसे करना है आपको और डायरेक्टली ऑप्शन देख सकते हैं, हमें इसके अंदर दिख रहा है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इसके अंदर भी आपको पैटर्न को इसी तरीके से विजुअलाइज करना है, पेपर को फोल्ड करके अनफोल्ड करके देखना है। समझ में नहीं आ रहा है तो एक शीट ऑफ पेपर लो, जिस तरीके से बोला हुआ है उस तरीके से फॉलो करो। सो यहाँ पे हमारी 12th टाइप भी कंप्लीट होगी। अब हम अपनी 13th टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पुटिंग पीसेस टुगेदर। सो क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 13 क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 pieces are given which can be put together like the pieces in a wooden puzzle to form one of the rectangles given in the question. The pieces can be visually moved around but they cannot be turned over. Choose which figure can be formed with each set of pieces. इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ऊपर आपको 4 फिगर दिए हुए हैं, 1 2, ये तीसरा फिगर दिया हुआ है और ये 4th फिगर दिया हुआ है। ये 4 फिगर आपको दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन 4 फिगर को किसी भी तरीके से आप इनको टर्न कर सकते हैं, लेकिन फ्लिप नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। इनको टर्न किसी भी तरीके से कर सकते हैं, 90 डिग्री से, 180 डिग्री से, ऐसे किसी भी तरीके से टर्न कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इनको उल्टा नहीं कर सकते हैं, फ्लिप नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा फिगर इनके ए बी सी और डी, इनके अंदर से कौन सा ऐसा पैटर्न है या फिगर है जो इन 4 सेट ऑफ पीसेस से बन जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली हम ऑप्शन से ही देखेंगे, ऑप्शन से ही हमारा आइडिया लगेगा इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो ये फिगर बनाया हुआ है, ये वाली शेप बन रही है। सेकंड वाला देखें तो ये ट्रायंगल इसके अंदर ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे इस पे ओवरलैप करा जा सकता है। फिर अगले वाला जो थर्ड वाला देखें तो वो उस तरीके से रोटेट करके, उसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो इस टाइप से दिखेगा। और फिर जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको दोबारा से रोटेट करके, इसे भी 90 डिग्री रोटेट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर ओवरलैप करा जा सकता है। तो ये हो गया, ऐसे ही बनना था, इस तरीके से ही हो रहा है। तो हमें कुल मिला के इसके अंदर ये देखना है कि कुछ अलग अलग 4 पीसेस दिए हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से रोटेट करना है, फ्लिप नहीं करना है, उल्टा नहीं मोड़ना है, बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री 180 डिग्री, कितना भी हम उनको रोटेट कर सकते हैं। और कौन सा इनके अंदर ऑप्शन हमारा सही आएगा वो हमें क्वेश्चन के अंदर बताना था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना होता है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। इस टाइप में भी अगर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो 4 शेप ऐसे ही आप कट करें जिस तरीके से इसके अंदर दी हुई है, और फिर ऑप्शन से मैच करके देखें कौन सी फिगर जो है इसके अंदर बन सकती है, उस टाइप से आप इसको करके देख सकते हैं। सो हमारा 13th टाइप कंप्लीट हो गया। अब हमारा 14th और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आता है। 14th टाइप है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन डाइस। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको डाइस, जिसको हिंदी में पासा भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये होती है कि डाइस जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा इसके अंदर स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है हमारा जर्नल डाइस।
स्टैंडर्ड डाइस हम उस डाइस को बोलते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वही वाला जो है हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिसके अंदर सम ऑफ अपोजिट फेसिस, जो अपोजिट फेसिस है उनका सम जो है वो 7 होता है। तो ऐसा डाइस जिसके अपोजिट फेसिस का जो सम है वो 7 होता है, उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और जिनमें अपोजिट फेसिस का सम ऑफ अपोजिट फेसिस इज़ नॉट इक्वल टू 7, वो होते हैं हमारे जनरल डाइस। जैसे स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, जैसे नॉर्मली जो हमारा हम डाइस यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड ही होता है, जो हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। तो 1 के अपोजिट 6 होता है, और 2 के अपोजिट 5 होता है, और 3 के अपोजिट 4 होता है। अगर हम इन सबको ऐड करें, 1 + 6 करें या 2 + 5 करें या 3 + 4 करें, 7 ही आएगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस होता है। और दूसरा डाइस जिनमें अपोजिट फेसिस का सम 7 नहीं आता, वो होता है जनरल डाइस। और नॉर्मली जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं वो जनरल डाइस से रिलेटेड ही मिलते हैं। रेयरली कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस से भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है वो जनरल डाइस से ही आते हैं। सो सबसे पहले मैं एक डाइस बना देता हूँ, और डाइस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो है डाइस के नॉर्मली हमें जब हम डाइस हमारे सामने होता है तो 3 फेसिस ही हमें दिखते हैं, तो वही मैं इसके अंदर बना रहा हूँ। नॉर्मली डाइस इस पोजीशन में रखा होता है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बस ऐसे वाई बना दूंगा, टाइम बचाने के लिए ऐसे वाई बना दूंगा। उसका मतलब यही है, ये इस तरीके से हमारा डाइस फ्रंट जो 3 फेसिस हमें दिखते हैं वो वाले ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। मैं समझा रहा हूँ पहले कि किस तरीके से आगे मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नॉर्मली डाइस में क्वेश्चन आते हैं अपोजिट फेस बताने के। डाइस में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं कि आपको बोला जाएगा, कुछ पोजीशन डाइस की दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताओ 6 के अपोजिट कौन सा फेस होगा। अब नॉर्मली तो हमें पता है स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 6 के अपोजिट 1 होगा, लेकिन आपको नॉर्मली पेपर के अंदर जनरल डाइस ही दिया जाएगा, उसके अंदर 6 के अपोजिट 1 होगा ही नहीं, कुछ और होगा। तो वो इसके अंदर हम देखते हैं। सो इसके अंदर मैं कुछ केसेस डिस्कस करूंगा, 4 केस डिस्कस करूंगा, जिसमें अपोजिट फेस अगर 2 डाइस पोजीशन दी होती है तो आप कैसे निकालेंगे वो हम अब देखते हैं। सो फर्स्ट केस है, इसके अंदर हम 2 डाइस बना लेते हैं, 2 डाइस की पोजीशन बना लेते हैं इसमें। सो ये जो है हमने यहाँ पे फर्स्ट डाइस बना लिया, और एक सेकेंड डाइस बना लेते हैं। अब इनके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, नंबर लिखा हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अगर ऊपर जो है इसके अंदर ए लिखा हुआ है, और लेफ़्ट में जो बी लिखा हुआ है, और मान लीजिए राइट में सी लिखा हुआ है, उसी तरीके से राइट वाले डाइस में जो है दूसरा डाइस पोजीशन दी हुई है, उसके अंदर ऊपर सी लिखा हुआ है और नीचे बी लिखा हुआ है लेफ़्ट में, और राइट में जो है डी लिखा हुआ है। तो ये पोजीशन दी हुई है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि बी जो फर्स्ट डाइस में दिया हुआ है ऐसे ही बी दूसरे में दिया हुआ है, फिर जो उसमें सी है पहले वाले में ऐसा ही दूसरे में सी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2 डाइस पोजीशंस दी हुई है, देखो 2 डाइस पोजीशन दी हुई है, 2 दिख रहे हैं आपको डाइस इसके अंदर। दूसरा उनके अंदर जो, क्योंकि 3 ही फेसिस हमें दिखते हैं, तो उनमें से अगर 2 फेसिस कॉमन है, 2 फेसिस कॉमन है, 2 फेसिस आपको दिख रहे हैं, 2 फेसिस कॉमन, तो बाकी के जो फेसिस बचते हैं 2 वो अपोजिट होंगे। तो रिमेनिंग आर अपोजिट, जो बाकी के 2 बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब इसको देख करके यहाँ हम कह सकते हैं हेयर ए इज अपोजिट टू डी, मतलब ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो क्रॉस साइन में यूज कर रहा हूँ वो अपोजिट के लिए यूज कर रहा हूँ, आगे से इस चीज का ध्यान रखना। एक क्रॉस का मतलब है अपोजिट, ए इज अपोजिट टू डी, तो आगे से मैं इसी सिंबल का यूज करूंगा, उस चीज का ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2 डाइस पोजीशन दी हुई है और उन पे 2 फेसेस कॉमन है, तो बाकी के जो 2 फेसेस बनते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे इसके अंदर हमें दिख रहा है बी और सी कॉमन थे, तो ए और डी बचे, तो ए और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सेकेंड केस देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 डाइस बना लेता हूँ, एक जो है यहाँ पे बना लिया और एक यहाँ पे बना लिया। और फर्स्ट डाइस में मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है 2, लेफ़्ट में लिखा हुआ है 3 और राइट में लिखा हुआ है 4, और अगले वाले में सेकंड वाले डाइस में ऊपर लिखा हुआ है 5, नीचे लिखा हुआ है 3 लेफ़्ट में, और राइट में लिखा हुआ है 6। अगर इस टाइप से दिया हुआ है और इसमें देखो 3 और 3 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब 2 डाइस की आपको अगर पोजीशन दी हुई है, 2 पोजीशंस दी हुई है डाइस की, अगर एक फेस कॉमन है, 1 फेस कॉमन, एक फेस कॉमन है, और जो फेस कॉमन है उसकी पोजीशन भी वही दी हुई है, जहाँ पे दोनों फिगर्स के अंदर जो दिखा हुआ है वो पोजीशन भी वही दिखा हुआ है। इसमें लेफ्ट में दिया हुआ है 3 और 3 दोनों लेफ्ट में ही है। अगर और कुछ पोजीशन होती, अगर ऊपर होता तो दोनों ऊपर ही होते, राइट में होते तो दोनों राइट में ही होते। तो अगर 2 पोजीशन दी हुई है, एक फेस कॉमन है और प्लेस भी सेम है उसकी, तो कोरस्पॉन्डिंग जो है फेसेस वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कोरस्पॉन्डिंग फेसेस विल बी अपोजिट। मतलब कहने का ये है कि 2 और 5
एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ऊपर 2 और 5 है, ऊपर देखें तो 2 और 5 इसके कोरस्पॉन्डिंग यही हुआ, और राइट साइड में देखें 4 और 6, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी कौन से फेस बचे? अगर हमारे पास ये दो चीजें आ गई तो बाकी कौन सा बचा? 3 और 1 बचा, तो इसका मतलब 3 और 1 अपोजिट है। अगर 2 5 के अपोजिट हो गया, 4 6 के अपोजिट हो गया, डाइस के फेजेस तो 6 ही होते हैं, तो 3 और 1 बचे, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट केस में हमने देखा 2 डाइस की पोजीशन दी हुई है, और अगर 2 फेस कॉमन दिए हुए हैं तो बाकी जो 2 बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा केस हमने देखा कि अगर हमें 2 डाइस की पोजीशन दी हुई है, एक फेस कॉमन है और उनकी प्लेस भी सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जैसा कि हमने इसके अंदर देखा। अब हम इसके अंदर थर्ड टाइप देखते हैं। एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। ये हमारा है यहाँ पे थर्ड केस, और ये है फोर्थ केस। ये दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, इस वजह से ये रेज नहीं किया। अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मान लेते हैं लेफ्ट में 1 लिखा हुआ है, ऊपर जो है वो 3 लिखा हुआ है, और राइट साइड में जो है वो 5 लिखा हुआ है। सेकंड डाइस में आते हैं तो नीचे लेफ्ट में 6 लिखा हुआ है, और ऊपर मान लेते हैं 4 लिखा हुआ है, और राइट में जो है 1 लिखा हुआ है। तो इसमें जो है 1 और 1 फेसेस जो हैं वो अलग पोजीशन पे है। मतलब यहाँ पे 2 डाइस पोजीशंस दी हुई है, 2 पोजीशंस, 1 फेस इज कॉमन, एक फेस कॉमन दिया हुआ है, जैसा कि हमें इसमें दिख रहा है 1 और 1 कॉमन है। प्लेस इज डिफरेंट, प्लेस जो है वो उसकी अलग दी हुई है। सो प्लेस इज डिफरेंट, प्लेस अलग दी हुई है। जैसे उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या थी, प्लेस सेम थी, लेफ्ट में था तो लेफ्ट में। तो ये इस वाले के अंदर जो है एक फर्स्ट वाले में लेफ्ट में दिया हुआ है 1, और सेकंड वाले में राइट में दिया हुआ है। तो प्लेस इज डिफरेंट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पहले आएगा 5, फिर आएगा 3, और फिर सेकंड वाले डाइस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पहले आएगा 4, फिर आएगा 6। मतलब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 लिखा, 1 ही निकालना है हमें। 1 का फर्स्ट वाला क्या है, पहले आ रहा है 5 तो 5 लिख लेंगे, फिर आ रहा है 3 तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद 1 ही निकालना है हमें, लेकिन सेकंड डाइस में तो नीचे लिख रहे हैं हम सेकंड, सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। तो 1 में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो पहले आता है हमारा 4, और फिर आता है हमारा 6। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो 5 और 4, और सेकंड में 3 और 6, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। देयरफॉर 5 इज अपोजिट टू 4, 3 इज अपोजिट टू 6। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो बाकी 2 नंबर कौन से बचते हैं, 1 और 2, तो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये तीसरा केस हमने इसके अंदर देखा, इस तरीके से हो सकता है। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। अब इसके अंदर हम फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में क्या दिया हुआ है कि सारे फेसेस डिफरेंट होंगे। मतलब मैं बना के दिखा देता हूँ पहले। फर्स्ट वाले डाइस में मान लेते हैं लेफ्ट वाला जो है L1 लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग होगा, L1 मान लिया। राइट में जो है वो R1 मान लिया, और ऊपर जो है हमने T1 मान लिया। फिर सेकंड वाले डाइस में लेफ्ट वाले को मान लिया हमने इसके अंदर L2, राइट वाले को मान लिया हमने इसके अंदर R2, और जो टॉप वाला है उसको मान लिया T2। तो मतलब इसके अंदर 2 डाइस की पोजीशंस दी हुई है। ऑल फेसेस आर डिफरेंट, सारे के सारे फेसेस जितने भी इसके अंदर लिखे हुए हैं वो डिफरेंट है, अलग है। देन किस तरीके से हम निकालेंगे इसके अंदर वो देखिए। टॉप वाले जो हैं वो तो एज इट इज रहेंगे, T1 क्रॉस T2, T1 इज अपोजिट टू T2, टॉप वाले तो ऐसे ही रहेंगे। L1 इज अपोजिट टू R2, L1 जो है वो R2 के अपोजिट होगा, एंड R1 इज अपोजिट टू L2। तो इस तरीके से अपोजिट निकालेंगे। मतलब T1 जो है वो T2 के हो जाएगा, ऊपर वाले था एज इट इज। L1 जो है पहले वाले का लेफ्ट दूसरे वाले के राइट के अपोजिट होगा, तो L1 इज अपोजिट टू R2, पहले वाले का राइट दूसरे वाले के लेफ्ट के अपोजिट होगा, तो R1 इज अपोजिट टू L2। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इसको। तो ये 4 केसेस हमने देख लिए इसके अंदर। इनसे किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। एक बार मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूं कि अभी हमने जो टोटल 4 केसेस पढ़े वो क्या क्या पढ़े। अगर 2 आपको पोजीशन डाइस की दी हुई है, 2 फेस कॉमन है, तो बाकी के जो 2 फेसेस बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर आपको 2 डाइस की पोजीशन दी हुई है लेकिन एक फेस कॉमन है और वो प्लेस भी सेम है उसकी, अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही है दोनों के दोनों में, अगर प्लेस भी सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग फेसेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। थर्ड केस ये था कि 2 डाइस की पोजीशन दी हुई है, एक फेस कॉमन है लेकिन प्लेस डिफरेंट है, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, मूव करने के बाद उसी हिसाब से नंबर लिखेंगे और फिर उनको हम सेलेक्ट करेंगे।
और लास्ट केस था हमारा इसके अंदर कि अगर 2 डाइस पोजीशन दी हुई है और सारे फेसेस डिफरेंट है, तो टॉप वाला तो सेम रहता है, पहले वाले का लेफ्ट दूसरे वाले का राइट, और पहले वाले का राइट दूसरे वाले के लेफ्ट के अपोजिट होगा। तो ये हमने 2 डाइस अगर पोजीशन हमें दी हुई है और उससे हमें बताना हो कि कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा, तो इस तरीके से हम बताएंगे। अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा एलिमिनेशन मेथड, इसको बड़े ध्यान से समझना। एलिमिनेशन मेथड क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक डाइस की 3 या 4 पोजीशन दी जाएंगी और फिर बोला जाएगा कि ये बताना है कि इस फेस के अपोजिट कौन सा फेस होगा, वो हमें बताना है। अपोजिट के ही क्वेश्चन आते हैं डाइस के अंदर। सो फर्स्ट केस है, इसके अंदर एक डाइस दिया हुआ है, 4 अलग अलग सिचुएशन दी हुई है, और केस फर्स्ट ये है कि एलिमिनेशन के बाद अगर एक नंबर या अल्फ़ाबेट रह जाता है। देखते हैं पहले इसके अंदर, ये हमने इसके अंदर पहला डाइस बना लिया ऐसे, और सेकंड डाइस ये हमने ऐसे बना लिया, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ये आपको एक डाइस की 4 अलग अलग सिचुएशंस दी हुई है। तो पहले वाला दिया हुआ है, मान ले यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1, यहाँ पे है 2, और फिर है इसमें 3, फिर है 4 सेकंड वाले डाइस में, फिर है 5 और फिर है 6। फिर थर्ड वाले में मान लेते हैं ऊपर है 3, लेफ्ट में है 2 और फिर है 5। फिर फोर्थ वाले में मान लेते हैं ऊपर है 4, नीचे है लेफ्ट में 3 और राइट में है 1। तो ये आपको एक डाइस की 4 अलग अलग सिचुएशन दी हुई है, और फिर बोला हुआ है कि फाइंड नंबर अपोजिट टू 3। आपको नंबर बताना है अपोजिट टू 3, बताओ क्या होगा। तो मैं मेथड बताता हूँ किस तरीके से आपको प्रोसीड करना होता है। 2 स्टेप होते हैं सिंपल से। फर्स्ट स्टेप, राइट ऑल नंबर्स, सारे के सारे नंबर लिख लो। फिर है दूसरा स्टेप होता है सेकंड, अपोजिट टू दैट नंबर दैट इज आस्क्ड। जो भी पूछा हुआ है नंबर, उसके हिसाब से वो उसके अपोजिट जो जो नंबर होंगे वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले सारे नंबर लिख लेते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6। 6 नंबर होते हैं, 6 के 6 नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए। अगर अल्फ़ाबेट दिए होते तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हम। अब हम नीचे लिखेंगे अपोजिट टू 3, तो यहाँ पे भी सेम नंबर लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, एनी नंबर कैन नॉट बी अपोजिट टू इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपने आप के अपोजिट थोड़ी ना हो सकता है कि 3 के अपोजिट 3 ही होगा, नहीं हो सकता है। तो पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है एडजेसेंट नंबर्स कैन नॉट बी अपोजिट। मतलब जो एडजेसेंट नंबर्स होते हैं, साइड वाले नंबर होते हैं जो साइड में आपको दिख रहे हैं, वो अपोजिट तो हो ही नहीं सकते ना उस नंबर के। अगर दोनों रूल्स फिर भी थोड़े बहुत अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आ जाएंगे। देखो, अब इन्हीं 2 रूल्स को हम फॉलो करेंगे और लगाएंगे इसके अंदर कंसेप्ट, जो हमने 2 ये नोट के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखा है वो। देखो, अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट 3 तो हो ही नहीं सकता है, तो ये हम इसके अंदर काट देंगे। फिर अब फर्स्ट फिगर में जाते हैं, तो 3 के साइड में एडजेसेंट, उसके नेबरिंग कौन कौन से फेसेस दिए हुए हैं, 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। तो एडजेसेंट नंबर्स जो हैं वो तो हो ही नहीं सकते हैं अपोजिट, तो 1 भी इसके अंदर क्रॉस कर देते हैं और 2 भी इसके अंदर क्रॉस कर देते हैं। फिर थर्ड फिगर देखते हैं, थर्ड में 3 दिख रहा है हमें, और 3 के जो साइड में है वो 2 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, तो वो भी नहीं होंगे इसके अंदर। 3 के अपोजिट वो तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि एडजेसेंट है। तो 2 तो हमने पहले ही काट दिया था, 5 को भी काट देते हैं। फिर लास्ट वाले फिगर में देखते हैं, तो इसके अंदर 3 के एडजेसेंट जो है वो 1 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, तो 1 तो हमने पहले ही काट दिया था, 4 भी काट देते हैं, क्योंकि यही 2 नोट्स हमने पढ़े थे कि कोई भी नंबर अपने आप के तो अपोजिट हो नहीं सकता और एडजेसेंट जो नंबर्स हैं वो उसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो इसके अंदर हमने ये काट दिए। सब कुछ काटने के बाद हमारे पास क्या बचा, 6 ही बचा। तो अपोजिट टू 3 क्या आया, 6। यही हमारा आंसर है। तो नोट करने वाली बात यह है यहाँ पर, हेयर आफ्टर एलिमिनेशन, एलिमिनेट करने के बाद, काटने के बाद, सबको एलिमिनेट करने के बाद, ओनली 1 नंबर इज लेफ्ट, सिर्फ एक नंबर बचता है, एंड इज देयरफॉर आवर आंसर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें यही पढ़ना है, एक डाइस की 3 या 4 पोजीशन दी जाएगी, तो अगर
एलिमिनेट हम कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये समझ में आ गया, दो बेसिक से रूल लगाने हैं। सबसे पहला बेसिक सा रूल यही है कि कोई भी नंबर अपने आप के तो अपोजिट हो ही नहीं सकता, और दूसरा रूल ये कि एडजेसेंट नंबर उसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो इन्हीं दो चीज़ों का इसके अंदर यूज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने देखा कि एलिमिनेशन करने के बाद सिर्फ एक नंबर बचा तो वही उसका आंसर होगा। सेकंड केस हम देखेंगे कि अगर एलिमिनेशन के बाद 2 नंबर बच जाते हैं, और थर्ड केस देखेंगे हम एलिमिनेशन के बाद अगर 3 नंबर बच जाते हैं तो कैसे करते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं एक बार। अब हम इसके अंदर देखते हैं सेकंड केस। तो इसके अंदर मैं एक डाइस की 4 अलग अलग सिचुएशंस या पोजीशंस बना लेता हूं। तो ये जो है हमने एक डाइस की 4 अलग अलग सिचुएशन बना ली है, और मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले डाइस में ऊपर लिखा हुआ है 3, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 5, और राइट में लिखा हुआ है 2। फिर सेकंड वाले में मान लेते हैं ऊपर लिखा है 1, यहाँ पे है 3, और यहाँ पे मान लेते हैं 2। फिर अगले वाले में ऊपर मान लेते हैं 6, लेफ्ट में मान लेते हैं 4, और फिर मान लेते हैं 5। फिर अगले वाले में 3, और नीचे है 1, और फिर है 4। तो ये एक डाइस की 4 अलग अलग सिचुएशन दी हुई है, और हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड नंबर अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो क्या लगाना है इसके अंदर, सबसे पहला कंसेप्ट राइट ऑल नंबर, सारे नंबर लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे के सारे नंबर हमने लिख लिए इसके अंदर। अब हमें बोला हुआ है कि 2 के अपोजिट निकालना है। वही 2 सिंपल से रूल। सबसे पहला 2 के अपोजिट 2 तो हो ही नहीं सकता, एनी नंबर कैन नॉट बी अपोजिट टू इटसेल्फ, तो 2 तो इसके अपोजिट आएगा नहीं। अब हम फिगर्स के अंदर आते हैं जो उसकी अलग अलग पोजीशन दी हुई है। फर्स्ट वाले फिगर में 2 के एडजेसेंट नंबर्स कौन से हैं, 3 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, तो वो भी नहीं हो सकते हैं इसके अपोजिट, तो 3 भी काट देते हैं, 5 भी काट देते हैं। फिर सेकंड फिगर में आते हैं, तो इसके अंदर इसके एडजेसेंट कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर है 1 और एक है 3। 3 को तो हम पहले ही काट चुके हैं, 1 को भी काट देते हैं। फिर बाकी के 2 फिगर में तो नहीं दिया हुआ है, लास्ट के 2 फिगर में तो 2 नहीं दिया हुआ है, तो उससे तो हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें, हेयर 2 नंबर्स आर लेफ्ट आफ्टर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करने के बाद, काटने के बाद, जो हम 2 रूल्स फॉलो करते हैं, उनके बाद 2 नंबर्स बच गए हैं। एलिमिनेशन के बाद 2 नंबर बच गए हैं। अब क्या करेंगे इसके अंदर। सो रूल है हमारे पास यहाँ, फाइंड द नंबर विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अमंग ऑल नंबर्स। जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, उनके अंदर कौन सा नंबर, वो जो 4 डिफरेंट सिचुएशन दी हुई है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे पहले वो देखो। तो अगर हम इसके अंदर ध्यान से देखें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ध्यान रखनी है हमें इसके अंदर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की है। देखो 3 फर्स्ट वाले पोजीशन में भी आ रहा है, सेकंड वाली सिचुएशन में भी आ रहा है, और लास्ट वाली सिचुएशन में भी आ रहा है। तो 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। बाकी तो 2-2 बार आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो 2-2 बार आ रहे हैं या 1 बार आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आने की 3 की है। तो हम क्या करते हैं, 3 के अपोजिट नंबर निकालेंगे। अब 3 के अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर लिख लेंगे, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, सारे नंबर लिख लेंगे। अब 3 के अपोजिट 3 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो काट देंगे। फर्स्ट वाले फिगर में जाते हैं, फर्स्ट वाली सिचुएशन जो दी हुई है, 3 के अपोजिट क्या क्या है, 5 है और 2 है, तो 5 और 2 इसके अपोजिट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एडजेसेंट नंबर अपोजिट तो हो ही नहीं सकते। फिर सेकंड वाले फिगर में जाते हैं, 1 और 2 उसके एडजेसेंट नंबर्स हैं, तो 2 को तो हमने पहले ही काटा हुआ है, 1 को भी काट देते हैं। फिर लास्ट वाले फिगर में जाते हैं, लास्ट वाले फिगर में 3 के एडजेसेंट 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 1 को तो हम पहले ही काट चुके हैं, 4 को भी काट देते हैं। हमारे पास जब इस मेथड को फॉलो करके हम ऐसा कुछ करेंगे, एक ही नंबर बचेगा हमेशा। तो इसके अंदर हमारा आंसर आया 6 बचा, मतलब 3 के अपोजिट जो है वो 6 है। अब वापस से इसी के अंदर आते हैं, जहाँ से हमने छोड़ के गए थे इसको, यहीं पे आते हैं। यहाँ पे जो 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 के अपोजिट क्या है, 3, तो बाकी जो 4 बचा वो किसके अपोजिट है, 2 के। तो ऐसे करके निकालना था हमें इसको। मतलब इसमें 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। जब भी हमारे पास 2 नंबर बच जाते हैं एलिमिनेशन के बाद, तो हम वो नंबर देखते हैं उन सब नंबर्स में से, 1 2 3 4 5 6 में से, कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, और उसके अपोजिट नंबर निकालते हैं। उसके अपोजिट जो नंबर निकालेंगे वो हमें पता लग जाएगा जो भी है। फिर हम वापस से जो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ पे वापस आएंगे, और फिर देखेंगे इसके अंदर कि ये नंबर तो 3 के अपोजिट था, जैसे इसके अंदर हम देखा, तो बाकी का जो नंबर बचा 4 वही 2 के अपोजिट होगा, तो 4 इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा।
थर्ड केस इसके अंदर हम देखते हैं, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ वन डाइस की अलग अलग पोजीशन दी हुई है एंड 3 नंबर्स आर लेफ्ट आफ्टर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के बाद 3 नंबर बच जाते हैं, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो मैं पहले 3 अलग अलग पोजीशन बना लेता हूँ। 3 पोजीशन दी हो सकती है, 4 पोजीशन दी हो सकती है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ए, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बी और यहाँ पे लिख लेते हैं सी। फिर सेकंड वाले में डी, ई और यहाँ पे मान लेते हैं एफ है। फिर अगले में है यहाँ पे ई और यहाँ पे है सी और राइट में है यहाँ पे बी। तो ये एक डाइस की अलग अलग 3 पोजीशन दी हुई है। तो अब हमें बताना है कि फाइंड अल्फ़ाबेट अपोजिट टू ए। ए के अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, हमें वो बताना है। अल्फ़ाबेट दिया हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ाबेट दे दिया, तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड डाइस का क्वेश्चन आ सकता है या नंबर से रिलेटेड आ सकता है। कंसेप्ट वही लगाना है इसके अंदर भी, अपोजिट टू ए निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, सारे नंबर लिख लेते हैं, सारे नंबर। इसके अंदर अल्फ़ाबेट दिया है तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ये 6 ही अल्फ़ाबेट होंगे, ऑब्वियसली 6 ही नंबर दिए जाएंगे, 6 ही अल्फ़ाबेट होंगे क्योंकि 6 ही फेजेस हो जाएंगे उसके, इस वजह से। सो अपोजिट टू ए निकालना है। अब ए के अपोजिट ए तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो इसके अंदर हम काट देंगे। फर्स्ट वाले फिगर में जाते हैं, ए के एडजेसेंट अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, बी और सी, तो वो तो हो ही नहीं सकते हैं उसके अपोजिट, तो बी को भी काट देते हैं, सी को भी काट देते हैं। सेकंड वाला फिगर देखें या थर्ड वाला फिगर देखें, उनके अंदर ए तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसके अंदर तो हम कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते एडजेसेंट वाला। तो इसके अंदर हेयर आफ्टर एलिमिनेशन 3 अल्फ़ाबेट्स आर लेफ्ट। 3 अल्फ़ाबेट बच गए हैं यहाँ पे एलिमिनेशन के बाद। तो अब क्या करेंगे, फाइंड नंबर और अल्फ़ाबेट। यहाँ पे नंबर दिया हो सकता था, अल्फ़ाबेट दिया हुआ था अल्फ़ाबेट। फाइंड नंबर और अल्फ़ाबेट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम रिमेनिंग नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स। तो जो बाकी के नंबर्स या अल्फ़ाबेट बच गए हैं उनके अंदर जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो इस क्वेश्चन के अंदर हम निकालेंगे। सो रिमेनिंग नंबर या अल्फ़ाबेट कौन से हैं इसके अंदर, डी है, ई है और एफ है। अब हमें बताना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन बचे हुए अल्फ़ाबेट में से किसकी आ रही है, कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो तीनों फिगर्स में हम देखते हैं, तीनों जो पोजीशन दी हुई है, तो इसके अंदर ई सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। बाकी सारे नंबर जो हैं वो एक एक बार आ रहे हैं, डी वाला भी एक बार आ रहा है और एफ वाला भी एक बार आ रहा है। जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो हमारा आंसर आया ई। तो हम क्या निकालेंगे, अपोजिट टू ई निकाल लेंगे। ई किस, ई के अपोजिट निकालेंगे। अब किसी के भी अपोजिट निकालते हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लो, या नंबर दिया होता तो नंबर लिखते हैं हम। तो ए बी सी डी ई और एफ, सारे नंबर लिख लिए हमने, सारे अल्फ़ाबेट लिख लिए, सॉरी सारे अल्फ़ाबेट लिख लिए इसके अंदर। तो ई के अपोजिट ई तो हो ही नहीं सकता, ई काट देते हैं। अब सेकंड फिगर में अगर हम देखें तो उसके अंदर ई के एडजेसेंट कौन कौन से अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, तो डी भी काट देते हैं, एफ भी काट देते हैं। अब अगले फिगर में देखते हैं, ई के एडजेसेंट कौन कौन से अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, सी लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो सी भी काट देते हैं और बी भी काट देते हैं। बचा क्या, ए। ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, और यही तो क्वेश्चन में हमें बताना था कि ए किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट है, यही तो बताना था। ई हमारा आंसर आ गया इसमें डायरेक्टली, इसमें डायरेक्ट ही आ जाएगा आंसर, हमें और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड में होता क्या था और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते थे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक डाइस दिया जाएगा और उस डाइस की 3 या 4 अलग अलग सिचुएशन दी जाएंगी, और उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि एक पर्टिकुलर नंबर या अल्फ़ाबेट के कौन सा नंबर या अल्फ़ाबेट अपोजिट है, ये आपको बताना होगा उसके अंदर। तो सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो करते हैं, जो भी नंबर या आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसके सामने सारे के सारे नंबर लिख लीजिए। दूसरा रूल क्या ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अपने आप के अपोजिट तो नहीं होता, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको काट देंगे। और तीसरा चीज़ ये ध्यान रखनी है इसके अंदर कि एडजेसेंट नंबर्स और अल्फ़ाबेट कैन नॉट बी अपोजिट, कि एडजेसेंट में जो उसके साथ में लिखे हुए होंगे 2 नंबर या अल्फ़ाबेट, वो तो अपोजिट हो नहीं सकते, तो वो उसको काट देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब एलिमिनेशन के बाद अगर एक नंबर या अल्फ़ाबेट बच जाता है तो वही उसके अपोजिट है। ये तो बड़ा सिंपल था। अगर एलिमिनेशन के बाद 2 नंबर या अल्फ़ाबेट बच जाते हैं तो हम फिर फाइंड करते हैं वो नंबर या अल्फ़ाबेट जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो अमंग ऑल द नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स। तो फिर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सारे नंबर में से निकालते हैं कि किसकी होगी। तो अगर किसी भी नंबर या अल्फ़ाबेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उस नंबर के अपोजिट
कौन सा नंबर या अल्फ़ाबेट है वो निकालेंगे और उसके बाद हम वापस से उसी पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पे हम थे दोबारा से, फिर हमारा अपना आंसर मिल जाएगा जैसे अभी हमने देखा था। और अगर एलिमिनेशन के बाद 3 नंबर्स या अल्फ़ाबेट बच जाते हैं तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उन नंबर्स या अल्फ़ाबेट की निकालेंगे उन जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनके अंदर से, और फिर जो है हमारे डायरेक्टली उसी से आंसर निकल जाएगा। उसके जब हम अपोजिट नंबर निकालेंगे तो हमें अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा था। अब ये डाइस से रिलेटेड कंसेप्ट मैंने दोनों आपको समझा दिए। शुरुआत में अगर 2 डाइस की पोजीशन दी होगी तो किस टाइप से आपको करने थे क्वेश्चन, उसके 4 केसेस हमने देखे थे। और फिर एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको अभी समझा दिया कि किस तरीके से 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। एलिमिनेशन के बाद 1 नंबर या अल्फ़ाबेट, 2 नंबर या अल्फ़ाबेट या 3 नंबर या अल्फ़ाबेट बच सकते हैं। तो किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसी वजह से थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा टाइम लग गया। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। टाइप 14 क्वेश्चन नंबर 1, 4 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। हमें बोला हुआ है कि 4 एक डाइस की अलग अलग पोजीशन दिखाई हुई है और हमें यह बताना है कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। सिंपल सा, जो मैंने अभी रूल बताए थे वही अप्लाई करने हैं। सबसे पहले 4 के सामने सारे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा कंसेप्ट क्या लगा देते हैं हम, कोई भी नंबर अपने आप के अपोजिट तो हो नहीं सकता है, तो 4 को तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, 4 को काट दिया हमने। अब सेकंड वाले फिगर में जाते हैं, क्योंकि उसी में 4 लिखा हुआ है, तो 4 के एडजेसेंट 3 है और 5 है, तो हम 3 को भी काट देते हैं, 5 को भी काट देते हैं, दोनों एलिमिनेट कर दिए। फिर थर्ड वाले फिगर में देखें तो 4 के एडजेसेंट में 3 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो 3 को तो हमने पहले से ही काट दिया था, पहले से ही एलिमिनेट कर दिया था, 2 को भी काट देते हैं। बस अब तो और कोई नंबर नहीं है 4 जिसके अंदर हो, जो इसके अंदर पोजीशन दिखाई हुई है अलग अलग, उनके अंदर और तो कोई नहीं है 4 वाला। तो इसके अंदर आफ्टर एलिमिनेशन 2 नंबर बच गए। तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं, फाइंड द नंबर विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अमंग ऑल द नंबर। जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है। तो चारों इसके अंदर जो डाइस की पोजीशन दी हुई है उसके अंदर अगर हम देखें तो कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर हम इसमें देखें तो 3 आ रहा है, इसके अंदर चारों डाइस के अंदर 3 आ रहा है। तो हम 3 के अपोजिट नंबर निकालेंगे। किसी के भी नंबर अपोजिट निकालना हो तो सारे नंबर लिख लेते हैं, या अल्फाबेट दिया होता है तो अल्फाबेट लिख देते हैं, इसमें नंबर दिया होता है नंबर लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। 3 के अपोजिट 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट वाले फिगर में जाते हैं, 3 के एडजेसेंट 1 और 5 लिखा हुआ है, तो 1 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। सेकंड वाले फिगर में जाते हैं तो 3 के एडजेसेंट 4 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। 5 तो हम पहले से ही एलिमिनेट कर चुके हैं और 4 को भी अब कर देते हैं, तो 4 भी हमने काट दिया। अब उसके बाद थर्ड वाले फिगर में आते हैं तो 3 के एडजेसेंट 4 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो 4 तो हमने पहले से ही काट दिया था, 2 को भी काट देते हैं। अब देखो एलिमिनेशन के बाद सिर्फ एक नंबर ही बचता है, इस कंसेप्ट के बाद एक ही नंबर बचा हमारा 6, तो 3 के अपोजिट 6 आया। अब इसमें हम वापस से नीचे आते हैं, जहाँ से हम गए थे वापस ऊपर गए थे, अब फिर वापस नीचे आएंगे। हमने देखा कि 6 के अपोजिट तो 3 है, तो 6 के अपोजिट तो हमें नंबर मिल गया, तो ये 1 किसके अपोजिट है, 4 के, तो 1 जो है इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यही कंसेप्ट लगाना है, वही जो 3 केसेस उसके अंदर बताए थे मैंने, उसी से ही मोस्टली प्रॉब्लम जो है डाइस के अंदर सोल्व हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, टाइप 14 क्वेश्चन नंबर 2। इंस्ट्रक्शन सेम ही दिए हुए हैं, बोला हुआ है कि विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 6। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर अपीयर होगा। दोबारा से फिर वही करना है, 6 के सामने सारे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे सारे नंबर लिख लेता हूँ। 6 को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप के अपोजिट तो हो ही नहीं सकता। अब फर्स्ट फिगर में देखें तो 6 के एडजेसेंट कौन कौन से नंबर है, साथ में कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 3 को भी एलिमिनेट कर देंगे और 2 को भी एलिमिनेट कर देंगे, दोनों काट दिया हमने। फिर सेकंड वाले में देखें तो 6 के एडजेसेंट में कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 2 तो हमने पहले से ही एलिमिनेट कर दिया था, 4 को भी काट देते हैं। थर्ड वाले फिगर में आते हैं, थर्ड वाले में 6 के एडजेसेंट कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं, 4 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, 4 तो हमने पहले से ही काट दिया था, 5 को भी काट देते हैं। एलिमिनेशन के बाद क्या बचा, 1, एक ही नंबर बचा, तो यही हमारा आंसर है बस। 6 के अपोजिट क्या हुआ, 1, और 1 कौन से ऑप्शन में है, ए में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 14 क्वेश्चन नंबर 3। शायद ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने पढ़ा भी था, लेकिन कोई नहीं, रिवाइज हो जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, द 6 फेसेस ऑफ अ डाइस हैव बीन मार्क्ड विद अल्फाबेट्स A B C D F रेस्पेक्टिवली। दिस डाइस इज रोल्ड डाउन 3 टाइम्स, द 3 पोजिशंस आर शोन एज। 3 अलग अलग डाइस की पोजीशन दी हुई है, एक डाइस की 3 अलग अलग पोजीशन दी हुई है। विच अल्फाबेट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द अल्फाबेट A। ए के अपोजिट कौन सा फेस होगा।
तो चाहे नंबर दिया हुआ चाहे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, जो भी नंबर या अल्फ़ाबेट पूछा हुआ है, इसमें ए बोला हुआ है तो ए के सामने सारे नंबर लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ सारे लिख लेते हैं। तो ए बी सी डी ई और एफ सारे नंबर लिख लिए। कोई भी नंबर अपने का आपके तो अपोजिट हो नहीं सकता, तो ए हमने एलिमिनेट कर दिया, ए को काट दिया। फर्स्ट वाले फिगर में जाते हैं तो बी और सी एडजेसेंट है अल्फ़ाबेट ए के, तो बी को भी एलिमिनेट कर देंगे और सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। बाकी के अंदर तो ए है ही नहीं, 3 अल्फ़ाबेट्स बच गए, डी ई और एफ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बचे हुए हैं डी ई एफ, इनके अंदर से ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मैक्सिमम बार कौन सा नंबर आ रहा है। तो इनके अंदर से मैक्सिमम बार अगर हम देखें तो इसके अंदर आ रहा है ई आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा है उसके अपोजिट नंबर निकालना है। फिर ई के अपोजिट, तो जिसके भी अपोजिट निकालना होता है नंबर, सारे नंबर दोबारा से लिखते हैं, ए बी सी डी ई और एफ सारे नंबर लिख लिए हमने इसके अंदर। ई के अपोजिट ई तो हो ही नहीं सकता। अगर हम सेकंड फिगर में देखें तो ई के एडजेसेंट डी लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है, तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम थर्ड फिगर में देखें तो ई के एडजेसेंट एफ लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो एफ भी एलिमिनेट कर देंगे और बी भी एलिमिनेट कर देंगे। बचा क्या, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन में यही तो पूछा हुआ था कि ए के अपोजिट क्या होगा, ई होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बस ऐसे करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, टाइप 14 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सेज 2 positions of a dice with 1 to 6 dots on its sides are shown below. If the dice is resting on the side with 3 dots, what will be the number of dots on the side at the top? मतलब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि dice is resting on the side with 3 dots, रेस्ट कर रहा है मतलब बॉटम साइड में 3 है, टॉप पे बोला हुआ है। कुल मिला के इसमें भी इनडायरेक्टली क्या बोला हुआ है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा हमें वो बताना है, कितने डॉट्स वाला नंबर होगा वो बताना है। सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे, 3 के सामने सारे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सारे नंबर लिख लिए। 3 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, तो 3 को काट देंगे, 3 एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट वाले फिगर में अगर हम देखें तो 3 के एडजेसेंट में कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं, 2 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, तो 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा और 6 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर सेकंड वाले फिगर के अंदर अगर हम देखें तो 3 के एडजेसेंट कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं, तो इसके अंदर 4 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। 6 तो हमने पहले से ही एलिमिनेट कर दिया था, काट दिया था। 4 भी अब एलिमिनेट कर देंगे, तो 4 भी काट देंगे। अब इसके अंदर हमारे पास बच गया 1 बच गया और 5 बच गया। अब इसके अंदर 2 नंबर बच गए, लेकिन फिगर की पोजीशन ही 2 दी हुई है टोटल। अगर और ज़्यादा पॉसिबिलिटी दी होती, 3 पोजीशन दी होती अलग अलग या 4 पोजीशन दी होती, तब तो हम वो कंसेप्ट लगा भी पाते जो हमने अभी पढ़ा था। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता है, तो अब इसके अंदर जो हमारा आंसर हो सकता है वो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 3 के अपोजिट जो है या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसके अंदर 2 ही पोजीशन दी हुई है एक डाइस की। 3 या 4 पोजीशन देते हैं, उससे फिर हम बाकी के कंसेप्ट लगा पाते हैं एलिमिनेशन के, लेकिन इसके अंदर वो नहीं लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, इस टाइप से इसको करना था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बस इसके अंदर, फिर इसको खत्म करते हैं इस वाले टाइप को। तो टाइप 14 क्वेश्चन नंबर 5, 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हेन 6 इज एट बॉटम व्हाट नंबर विल अपीयर एट टॉप। 6 अगर बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, 6 के अपोजिट पूछा हुआ है, अपोजिट क्या होगा, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे इसके अंदर। 6 के सामने सारे नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 सारे नंबर लिखिए। 6 के अपोजिट 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखें फर्स्ट फिगर के अंदर अगर हम देखें तो 6 के एडजेसेंट 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो दोनों को काट देंगे, दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर सेकंड वाले फिगर के अंदर अगर हम देखें तो 6 के एडजेसेंट 3 है और 4 है, तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 भी काट देंगे 4 भी काट देंगे। एलिमिनेशन के बाद सिर्फ एक ही नंबर बता, वही हमारा आंसर होगा। तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर हुआ, या 6 बोला हुआ था कि बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा, 5 होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं 14 टाइप के अंदर। और 14 टाइप में जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बता दी, और डाइस से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो ये 14 टाइप हमारी कंप्लीट होगी। अब हम अपनी लास्ट टाइप और 15th टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब। मतलब क्यूब दी होती है, क्यूब तो हमने देखी हुई है, क्यूब के ऊपर प्रॉब्लम्स दी होती है। क्वेश्चन देखते हैं, उससे डायरेक्टली समझ में आ जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 15 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन ग्रुप ए ग्रुप बी, लेफ्ट में ग्रुप ए लिखा हुआ है, राइट में ग्रुप बी लिखा हुआ है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन पॉसिबली बिलोंग टू ग्रुप ए
इनमें से कौन सा क्यूब, जो नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो ग्रुप ए से बिलोंग कर सकती है। तो इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में पॉसिबली ए ग्रुप में वो बिलोंग कर सकता है। तो ए ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं और बी में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस है बस वो देखेंगे, उसी के हिसाब से हम अपना आंसर लगा देंगे। तो अगर हम ग्रुप ए के अंदर देखें तो ग्रुप ए में ये 3 क्यूब्स बनाए हुए हैं और उन तीनों क्यूब में कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, ये कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं, लेकिन सारे के सारे कैसे हैं, अनशेडेड हैं, शेड नहीं करा हुआ है उनको। और अगर हम ग्रुप बी में देखें तो तीनों के तीनों क्यूब के अंदर जो छोटे छोटे फिगर दिए हुए हैं उनके ऊपर, उनके अंदर जितने भी फिगर हैं वो सारे के सारे शेड करे हुए हैं, तो वो सारे के सारे शेडेड हैं। अब क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ग्रुप ए से कैसे बिलोंग करेगा, तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट में देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में जितने भी क्यूब के ऊपर ये फिगर्स बने हुए हैं सारे के सारे शेडेड हैं, और थर्ड में देखें तो उसके अंदर भी सारे के सारे शेडेड हैं। अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन में देखें तो इसमें एक अनशेडेड फिगर दिया हुआ है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि पॉसिबली बिलोंग टू लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो यही कंसेप्ट लगाया जा सकता है। क्योंकि ए वाले में जितने भी फिगर है वो अनशेडेड थे, बी में शेडेड थे, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में तो सारे के सारे शेडेड दिए हुए हैं, तो सेकंड ऑप्शन ही सही बैठता है इसके अंदर, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से जो है आपको इसके अंदर क्वेश्चन करने होते हैं। ये प्रॉब्लम्स ऑन डाइस थे, इसी टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। सो बस ये टोटल 15 टाइप यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। वर्बल रीजनिंग तो हमने पहले कवर कर ली थी, और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आज हमारी कंप्लीट हो गई है। सो रीजनिंग के कंप्लीट सारे जितने भी मैंने 15-15 दोनों में टाइप बताए थे वो सब कवर हो गए हैं। सो बस यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो किसी भी तरीके से काम का लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें, और कोई भी सुझाव हो या किसी क्वेश्चन में अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ या बता सकते हैं। और इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एकदम ओरिजिनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।